इस वीडियो में हम लोग फ्रांसीसियों का किस तरह से भारत में आगमन हुआ इसको पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। फ्रांसीसियों में उस समय लुई 14वें का शासन था, जो कि 1643 से 1715 के बीच था। इनके वित्त मंत्री थे कॉलबर्ट, और कॉलबर्ट ने ये राय दिया था लुई 14वें को कि हमें ट्रेडिंग के लिए ईस्ट की तरफ सोचना चाहिए। लुई 14वें ने कहा ठीक है, आप इसके लिए एक योजना बनाएं और योजना बना के मुझे बताएं। फ्रांस यूरोप में है ऊपर की ओर, और यहाँ से नीचे की ओर आने के लिए इन्होंने जो पहले स्थान चुना था वो इंडिया नहीं था, वो था मेडागास्कर। यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मेडागास्कर के लिए आती, और यहाँ से फिर इन लोगों का सफ़र शुरू हुआ भारत की तरफ। इस वीडियो में हम लोग फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पूरे डिटेल्स को पढ़ने वाले हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके मॉक टेस्ट वगैरह को बहुत अच्छे तरह से प्रिपेयर करने में मदद करेगी। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो लुई 14वें को कॉलबर्ट राय देते हैं। 1664 में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम है कंपनीज डेस इंडेस ओरिएंटल्स। हम लोग इसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ये कंटेंट याद रखिएगा प्रीलिम्स की दृष्टि से। इस समय लुई 14वें का शासन है और कॉलबर्ट इनके वित्त मंत्री है जिन्होंने ये विचार दिया था। इस कंपनी की स्थापना के बाद 50 वर्ष के लिए लुई 14वें ने एकाधिकार दिया फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस रास्ते पर व्यापार करने के। अब फ्रांस जो है वो सबसे पहले पहुंचता है मेडागास्कर, और यहाँ इनको जो मेडागास्कर में जिस सफलता की या फिर जिस तरह का उन लोगों ने अनुमान लगाया था वैसा कुछ मिला नहीं। तो कंपनी यहाँ पे बहुत सारा पैसा और रिसोर्स फालतू का गंवाई। इसके बाद ये लोग मेडागास्कर को छोड़ के वापस चले गए, लेकिन यहाँ से इन लोगों ने एक सफ़र तय किया अब भारत की ओर आने का। 1667 में ये कंपनी भारत पहुँची, और भारत पहुँचने के बाद यहाँ पे इनके फ्रांसिस कैरोन ये नाम है, इन्होंने लीड किया था इंडिया में आने को। ये याद रखने के लिए हम लोगों ने करण जौहर का एक पिक्चर डाला है, यह है फ्रांसिस कैरन, करण से आप याद रखेंगे। सबसे पहली कोठी इनकी बनती है सूरत में 1667 में, और इसके लिए इनको जो अनुमति लेना पड़ा वो औरंगजेब से लेना पड़ा। औरंगजेब का शासन है यहाँ। औरंगजेब की अनुमति लेने के बाद पहला कोठी सूरत में 1667 में बना। 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित कर ली। तो इंडिया में ये दो कोठी मिल गया। अच्छा, सूरत के लिए तो औरंगजेब से परमिशन ली थी, मछलीपट्टनम के लिए किससे? तो कुतुब शाही डायनेस्टी था इस समय यहाँ, इनसे इनको परमिशन लेना पड़ा था कुतुब शाह से, गोलकुंडा में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो दो फैक्ट्रीज स्थापित हो गई। इसके बाद में इन्होंने तीसरा और चौथा दो और फैक्ट्रीज स्थापित की। हालांकि 1669 से 1713 का जो काल रहा, इसमें डच कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच संघर्ष चलते रहे, जिसका नुकसान फ्रांसीसी कंपनी को उठाना पड़ा। और इसमें ये जो पूरा एक सफ़र रहा इनका अगले 34 वर्षों का, ये बहुत 34-44 वर्षों का, ये बहुत अप्स एंड डाउन्स वाले रहे। हालांकि इस बीच में इन लोगों ने दो कोठी और स्थापित की, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये काल बहुत अच्छा नहीं रहा इनके लिए। 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई, और 1692 में चंद्रनगर किले को बनाया गया। तो यहाँ पे दो और कोठी बन रही है, एक पौंडीचेरी में और एक मछलीपट्टनम में, चंद्रनगर में। पहले से सूरत और मछलीपट्टनम में है, चंद्रनगर यानी कि बंगाल, और पौंडीचेरी मीन्स जो वर्तमान का हमारा है, उस समय से पुडुचेरी के नाम से जानते थे, तो पौंडीचेरी में बना। अभी पौंडीचेरी की स्थापना किसने की, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्यों किया गया ये हम लोग देखते हैं। ये आपको स्टार्ट होता है खेल। पहले हम लोग पौंडीचेरी को देख लेते हैं। पौंडीचेरी की स्थापना होती है 1674 ईस्वी में। इनका एक सेनापति है फ्रैंकिस मार्टिन, आप डायरेक्टर कह सकते हैं, फ्रैंकिस मार्टिन है, जो मछलीपट्टनम फैक्ट्री का डायरेक्टर है। इसको लगा कि मछलीपट्टनम में जो लेबरर्स लोग काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनके सेटलमेंट के लिए, उनके परिवार के रहने के लिए और लोगों को यहाँ पे बसाने के लिए स्थान की ज़रूरत पड़ेगी। शेर खान लोधी से, जो कि उस समय गवर्नर है आपको गोलकुंडापुरम बीजापुर का, इससे उन्होंने एक सेटलमेंट कराया और कुछ स्थान लिए जहां वो अपने लेबर के परिवार वालों को रखते हैं, और इस तरह से पौंडीचेरी की स्थापना हुई। इनके जो फैक्ट्री में काम करते थे लोग, उन्हीं के जो परिवार वाले थे, उन लोगों का परिवार का जो जमघट हुआ वो पौंडीचेरी के रूप में विकसित हुआ।
तो फ्रैंकिस मार्टिन सही शब्द होगा, इसने डेवलप किया पौंडीचेरी को, और ये एक इम्पोर्टेंसी का स्थान बन गया, और यहाँ से ये अपनी मजबूती फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूती मिलनी शुरू हुई। ये जो चौथा है चंद्र नगर वाला, ये देखते हैं। देखिए 1658 से 1707 तो औरंगजेब का शासनकाल था। इस समय औरंगजेब का ही मुगलों का ही गवर्नर है बंगाल में शाइस्ता खान। शाइस्ता खान से अनुमति लिया गया और हुगली के पास फ्रांसीसियों ने ये चंद्रनगर नामक किला था, यहाँ पे इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये 4 फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1669 से 1713 के पीरियड में, जिस समय डच कंपनी से इनका संघर्ष चल रहा है, इसी कंडीशन में जिस समय संघर्ष चल रहा है, इसी समय में इन्होंने ये जो 2 नए फैक्ट्रीज है इनकी स्थापना करते हैं। अब हम लोग कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसे समझने का, देखने का प्रयास करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी जो है, इसमें आपको फ्रांस का जो गवर्नर है वो कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व हो रहा था यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में, और इनका जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्लरिश करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। आप ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पूरी तरह से राजकीय कंपनी है, तो इसका भी नुकसान इन्हें थोड़ा उठाना पड़ा। सिचुएशन जो है वो फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1692 से 1719 के बीच और भी मिजरेबल हो जाता है। इनकी जो फैक्ट्रीज है सूरत और मछलीपट्टनम, उसको एबंडेंट कर लिया जाता है। आपको इस जो हम लोगों ने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस्ड थोड़ा तो हट ही जाता है, वैसा देखने को मिला। 1693 में डचों ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। जैसे जो भी हो, पौंडीचेरी जो है वो इन लोगों ने 1697 में वापस तो पाया एक ट्रीटी के जरिए, लेकिन आपको खैर इस ट्रीटी का नाम आप याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ रिजविक जिसको बोलते हैं 1697 में। इससे इन्हें पौंडीचेरी तो मिल गया, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं हो पाया और धीरे धीरे इनका खात्मा हो गया। तो ये हम लोगों ने आज फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। ऐसे ही बाकी 3 और कंपनियां जो भारत में आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर मैं समझा पा रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे हम प्रोत्साहित होते हैं और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।